जय दोस्तों, वेलकम टू पास एकेडमी। तो चलो आज हम डिस्कशन करते हैं कि लास्ट ईयर आने वाले कुछ क्वेश्चन आरआरबी एलपी का 2025 में कुछ क्वेश्चन उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है तो जल्दी जल्दी आप जुड़िए। और उससे पहले जाने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। हमारी ये सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च हो गया है तो पास एकेडमी एंड्रॉयड ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, था हु कंपोज द रस रत्नाकर। रस रत्नाकर को किसने कंपोज किया था, इसने किसने लिखा था। ठीक है, तो कंपोजर कौन है? श्रीधर, ना माधवकर, ना नागार्जुन, ना इनमें से कोई भी नहीं, ना नॉन ऑफ दिस। ओके, तो किसने रस रत्नाकर को कंपोज किया था, इसने लिखा था। ओके, हु इज राइटर? राइटर कौन है यहाँ पे? ठीक है, कौन होगा बताइए? ना माधव रत्नाकर, गलत है। कौन है? नागार्जुन। ओके, तो नागार्जुन वाज द राइटर ऑफ रस रत्नाकर। ये हमारे आयुर्वेद का बुक है जिसमें हमारे मेडिसिन के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है। तो उसका एक सब बुक है, नागार्जुन ने इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि वैदिक पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे ज़्यादातर जो चिकित्सा पद्धति था वो किसके ऊपर बेस्ड था? दे आर ऑन दी आयुर्वेदिक सिस्टम्स। अभी हमारे होम्योपैथिक, एलोपैथिक सिस्टम बहुत डेवलप हो चुका है, तो पहले ओनली हमारा जो मेडिसिन जो होता था वो सारे आयुर्वेद का मेडिसिन ही हुआ करता था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन गिवन, which of accompanying destination of the Indus Valley civilizations a draft model of Foro has been found। ठीक है, तो फोरो का एक ड्राफ्ट मॉडल। ठीक है, तो फोरो मतलब जिसमें हम एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ठीक है, एग्रीकल्चर करते हैं। जैसे अभी का हमारा जो मॉडर्न टूल्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे टिलिंग करते हैं। ठीक है, तो टिलिंग होता है या फिर प्लाउइंग कहते हैं। ठीक है, टिलिंग या प्लाउइंग करते हैं जहाँ पे हम खेत जोतते हैं, खेत जोतने के बाद वहाँ पे हम सीड डालते हैं। ठीक है, ये फोरो है एक एग्रीकल्चर टूल्स है। ठीक है, इसका एक मॉडल कहाँ से मिला है हमें? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा पार्ट से मिला है? राखीगढ़ी, ना बनवाली, ना कालीबंगन, ओके, या फिर लोथाल। ठीक है, लोथाल कहाँ से मिला हुआ है बताइए? राखीगढ़ी, ना बनवाली, ना कालीबंगन, ना लोथाल, कहाँ से मिला हुआ है? दैट्स फोरो कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन C1 ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फोरो था वहाँ से मिला है, या फिर एग्रीकल्चर टूल्स जिसको हम टिलिंग या प्लाविंग के लिए यूटिलाइज करते थे। ठीक है, कुछ बुक्स में राखीगढ़ी भी मेंशन है, थोड़ा सा ये वाला थोड़ा सा देख लेना है। नेक्स्ट, which of the following or which of the accompanying the lord of what titles of अबनिसिम। ओके, अबनिसिम का टाइटल किनको मिला है? ठीक है, तो ये पहले राजा महाराजों ने जब कोई जगह विन करते थे, कोई वार जीतते थे, कोई मेमोरियल के तरफ पे अपने पास में एक टाइटल रखते थे, अपने नाम के पहले कोई टाइटल लगाते थे। ओके, तो इसको सिंह बर्मन ने या फिर सिंह विष्णु ने, ना महेंद्र बर्मन ने, ना शिव स्कंद बर्मन ने। ओके, किन्होंने जो अबनिसिम टाइटल अपने पास लगाया हुआ है या अपने आप को दिया था? तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? सिंह बर्मन नहीं, सिंह बर्मन गलत आंसर है। कौन होगा? सिंह विष्णु ने। ठीक है, सिंह विष्णु ने खुद को अबनिसिम टाइटल दिया था। इसका मीनिंग क्या है? जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी। एनिमी जिनको जो शत्रु का दमन करना या फिर जो डिस्ट्रॉय करना, तो ये उसका मीनिंग होता है। तो इन्होंने अपने शत्रु को डिस्ट्रॉय किए थे। ये पालव किंग थे। पालव किंग थे, पालव राज्य किंग थे। ठीक है, सिंह बर्मन भी पालव किंग है ये भी। ठीक है, तो ये पालव किंग थे, एक इम्पोर्टेंट पालव किंग थे जिन्होंने क्या किया था ना, अपने नाम से पहले जो अबनिसिम टाइटल जोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, हु कॉट मदुराई एंड टुक द टाइटल ऑफ मधुरकोंडा चोलम या फिर मधुरकोंडाई।
ठीक है, मधुर कोंडाई या फिर मधुर कंठम। ओके, मधुर कंठम टाइटल अपने पास जोड़ा है। उन्होंने आदित्य वन, न परांतक वन, न परांतक सेकेंड, न विजयलव। किन्होंने, ठीक है, मधुरंटम या फिर मधुर कुंडाई, ये जो टर्म है इसको अपने नाम के साथ जोड़ा हुआ है, उनका नाम क्या है? आदित्य वन, न परांतक वन, न हमारा परांतक सेकेंड, न विजयलव। किन्होंने अपने नाम से पहले जोड़ा हुआ है? नहीं, विजयलव नहीं है। वो कौन है? परांतक वन। ठीक है, इन्होंने अपने नाम से पहले, ओके, मधुर कोंडाई, ओके, तो लॉर्ड ऑफ मदुराई, ओके, मदुराई का लॉर्ड या फिर मदुराई को विन करने वाला। यहाँ पे मधुर कुंडम, इसका मीनिंग क्या है? इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ, लॉर्ड ऑफ मदुराई। ओके, मदुराई को विन करने वाला या फिर उनका गॉड। ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुराई। ठीक है, मदुराई का डिस्ट्रॉय करने वाला या फिर मदुराई को अपने कंट्रोल में लेके आने वाला। ओके, तो उनको मधुर कुंडा या फिर ये हमारे तेलुगु टर्म में, ओके, तो मधुर कंठम एंड मधुर कुंडाई। तो इन्होंने परांतक वन ने अपने आप को ये टाइटल दिया था आफ्टर विनिंग द मदुराई। ठीक है, तो मदुराई को विनिंग करने के बाद ये टाइटल अपने आप को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड, ओके, महामाया गौतम बुद्धस मदर बिलोंग्स टू। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जो मदर है उनका नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, इन्होंने इनको जन्म दिया था। गौतम बुद्ध को पहला जो ओल्ड नेम क्या था? सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम उनको कहते थे। ठीक है, जो महामाया जिनका उनको जनक थे या फिर जननी थी, ठीक है, तो कौन सा क्लान से बिलोंग करते थे? गौतम बुद्ध का मदर बिलोंग्स टू शाक्य क्लान्स या कल्याणी क्लान्स या लिच्छवी क्लान्स या मौर्यन क्लान्स। ठीक है, कौन सा क्लान से बिलोंग करते हैं? क्लान्स मतलब ग्रुप। ओके, या फिर पहले ज़माने में जो एक ग्रुप हुआ करता था या फिर राजवंश हुआ करता था, तो वो कौन सा क्लान से बिलोंग करते थे? शाक्य क्लान्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब उनका जो माता गौतमी ने, ठीक है, उनका जो क्या कैसे मौसी के द्वारा उनका महामाया का डेथ होने के बाद उनका जो मौसी है, ठीक है, गौतमी, ओके, गौतमी ने उनको पालन पोषण करके बड़ा किया। ठीक है, इसलिए उनका नाम के हिसाब से उनको गौतम भी कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध, गौतम के हिसाब से उन्होंने, वो कौन सा क्लान से बिलोंग करते थे? वो लिच्छवी क्लान से बिलोंग करते थे। ठीक है, और मौर्य तो हमें जब पता है सबसे बड़ा सा किंगडम था मौर्यन किंगडम। ओके, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लेटर पार्ट में जो मौर्य किंगडम और गुप्त किंगडम था, सबसे बड़ा किंगडम मौर्य था, मौर्यन किंगडम था। ठीक है, तो शाक्य क्लान से वो बिलोंग करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ना, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स सिल्वर कॉइन्स हैड पोर्ट्रेट्स एंड द मल्टीलिंगुअल लेजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस्ड बाय द, ओके, कस्त्रप टाइप। ओके, कस्त्रप टाइप का जो सिल्वर कॉइन उन्होंने पब्लिश किया था, सिल्वर कॉइन का जो पोर्ट्रेट है पब्लिश किया था, वो किस पीरियड के टाइम पे हुआ था? सातवाहनस के टाइम पे या कुशानस के टाइम पे या गुप्तस के टाइम पे या फिर मौर्यन के टाइम पे? किन के टाइम पे ये हुआ था जो सिल्वर कॉइन का प्रचलन चला था? ओके, तो उस टाइम पे पहले ज़माने में जो हमारा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ओके, इसका कॉपर कॉइन्स ये सारे चलता था। ठीक है, अभी तो हमारे पास करेंसी है, नोट आ गया है। ठीक है, अभी हम पेपर करेंसी उसको यूटिलाइज करते हैं। तो पहले ज़माने में क्या हुआ था? मेटल का करेंसी था। ठीक है, तो सिल्वर का, ओके, गोल्ड का, ब्रॉन्ज का, ओके, कॉपर का, ये सारे कॉइन्स चलता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीलिंगुअल लेजेंड्स थे। ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया था। जैसे अभी हमारा करेंसी में आता है, ठीक है, हमारे नोट्स में दिखा है नहीं, सारे अलग अलग लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में लिखा होता है। वो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, तो सारे लैंग्वेज वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो उस टाइप का, तो सिल्वर कॉइन जो मल्टीलिंगुअल था, तो कौन सा टाइम पे उसको जो कस्त्रप टाइप बोलते थे, किन के टाइम पे इसको प्रचलन किया गया था? सातवाहनस के टाइम पे या कुशानस के टाइम पे या गुप्तस के टाइम पे या मौर्यन के टाइम पे? किन के टाइम पे? नहीं, सातवाहनस के टाइम पे। ठीक है, तो सातवाहनस के टाइम पे इसको प्रचलन में लेके आए थे सातवाहनस। ठीक है, जहाँ पे मल्टीलिंगुअल मतलब कॉइन के ऊपर जो भी उनका राजा या रानी का चित्र होगा, तो उसके नीचे जो एक लैंग्वेज में लिखा होगा, दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये लैंग्वेज मल्टीलिंगुअल लिखने का उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है?
तो मकसद ये है क्योंकि ये अलग अलग जो राजा है महाराजा के साथ जो उनका व्यापार होता था, जो ट्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था, ट्रेडिंग सिस्टम में वो उसको एक्सचेंज कर सके। हमारे पास जो कॉइन है आपके पास वही कॉइन है, तो आपके साथ एक ट्रेडिंग रिलेशनशिप हमारा गुड है, ठीक है। तो चीज़ का आदान प्रदान करते थे, कॉइन का एक्सचेंज भी होता था, तो इजीली एक करेंसी दूसरी करेंसी में चल सकता है। अभी हमारा जो भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो डॉलर और यूरो में होता है, जो कि जो करेंसी सबसे हाईएस्ट करेंसी है। तो हमारा जो इंडियन रुपी है उसका वैल्यू उसके हिसाब से हम उनको पे करते हैं। डॉलर का वैल्यू नियर अबाउट 80-90 रुपीज़ हमारा इंडियन करेंसी के हिसाब से हो जाता है, इंडियन करेंसी का, ठीक है। तो उनका $1 हमारे यहाँ पे 80 या 95 रुपीज़ हो जाता है। ये बढ़ता कम होता रहता है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, तो हम उसके हिसाब से बिजनेस भी करते हैं, ठीक है। तो जिस कंट्री का जितना करेंसी स्ट्रांग होगा उस कंट्री का इकोनॉमी उतना स्ट्रांग होता है। तुमने देखा होगा अमेरिका की इकोनॉमी इंडिया का इकोनॉमी से बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जिनका डॉलर में चलता है तो उनका इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी, ठीक है। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट एक बहुत ही पुराना आर्ट है, ठीक है। हम देखते हैं मधुबनी पेंटिंग देखते हैं, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, तो पिथौरा आर्ट, तो बहुत सारे आर्ट फेमस है, आर्ट स्कूल्स भी है, ठीक है। तो किनके पीरियड ऑफ टाइम में गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें हमारे बहुत सारे आर्किटेक्चरल जो स्टाइल्स होते हैं, मंदिर का जो डोम शेप हो गया, जो गम्बुज हो गया, या फिर अभी द द्राविडियन शेप में जो मंदिर होता है, देखिए हमारे इस साइड में जो मंदिर होता है, नॉर्दर्न साइड में, साउदर्न साइड में जो मंदिर होता है, मस्जिद होता है, तो उसका डिजाइन बहुत ही किया गया है, ठीक है। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो हमारा एक इम्पोर्टेंट स्कूल है, तो किन के टाइम पे ये फेमस हुआ था? कुशानस के टाइम पे, सक्सियस के टाइम पे, या फिर ग्रीक के टाइम पे, या गुप्तस के टाइम पे? किन के टाइम पे ये फेमस हुआ था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट? किन के टाइम पे हुआ था बताओ? नहीं, सक्सियस नहीं, कुशानस के टाइम पे, है ना। कुशानस के टाइम पे ये ज़्यादा फेमस हुआ था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि इन कुशानस डायनेस्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, ठीक है। उसके बाद हमने उसको देखा है, उसको जो पीक तक लेके जाने वाले कौन सा पीरियड था? गुप्त पीरियड, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में गुप्त पीरियड को इसीलिए हम मानते हैं क्या ना, गोल्डन हिस्ट्री, ओके। गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री द गुप्त पीरियड में, तो इनके टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक में था, लेकिन इन्होंने इसको प्रचलन किया था, लेके आए थे, फिर बाद में इसको पीक तक लेके गए कौन ना, गुप्त, ठीक है। तो गुप्त में जितने सारे किंग थे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर को भी वो बढ़ावा दिए थे उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द फाउंडर ऑफ हिरण्यक डायनेस्टी? हिरण्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? अजातशत्रु, हर्षवर्धन, न बिंबिसार, न खारवेल, ठीक है। हिरण्यक डायनेस्टी का एस्टैब्लिशर कौन है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था, ठीक है, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। बताओ, अजातशत्रु या हर्षवर्धन या बिंबिसार या खारवेल, ठीक है, कौन है? हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन नहीं है, ओके। बिंबिसार, बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ, ओके, हिरण्यक डायनेस्टी। हिरण्यक डायनेस्टी का फाउंडर है ये किनका पुत्र है? अजातशत्रु का, ठीक है। तो खारवेल तो ग्रेटेस्ट किंग, ओडिशा में इनका शिलालेख देखने को मिलता है, ठीक है, हमें पता है, ओके। हर्षवर्धन के टाइम पे भी बहुत ही लॉन्ग ग्रोथ हुआ था, उनके ऊपर एक गाथा लिखा गया है जिसको हम क्या कहते हैं? हर्षचरित, ठीक है। बाणभट्ट ने लिखा है उनके ऊपर जीवनी, हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरित, ठीक है। तो बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ व्हिच डायनेस्टी? हिरण्यक डायनेस्टी। हिरण्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बिंबिसार। देखो, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वाज, ठीक है। तो हड़प्पा एक इंपॉर्टेंट सिटी है का, किसका ना? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इस सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है ये, ठीक है। एक हड़प्पा, लोथल, बनगिरी, रैक्सीगिरी, ओके। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट, कालीबंगन इंपॉर्टेंट सिटी है, तो हड़प्पा एक सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो वहाँ पे सोशल सिस्टम कैसा था? फेयरली, ओके, एलिजिटेरियंस, ना स्लेब लेबर टाइप, ना कलर वर्ण बेस्ड, ना कास्ट बेस्ड में, ठीक है। तो पहले ये वाला ये है फेयरली एलिजिटेरियन टाइप या फिर स्लेब लेबर। पहले एलिजिटेरियन मतलब सबके लिए इक्वल स्टेटस या बराबर का स्टेटस मिलता था, जहाँ पे सबको समानता अधिकार मिलता था, उसको हम फेयरली एलिजिटेरियन टाइप कहते हैं। स्लेब लेबर मतलब जहाँ पे कोई जो बाहर से लोगों को खरीद के लेके जाते थे, स्लेब बना के रखते थे, उनका कुछ दाम दे दिए, जैसे अभी हमारा सब्जी मंडी होता है, ओके। तो उस टाइम पे लेबर का मंडी लगता था, ओके। लेबर को मोलचाल किए थे, लोग खरीद के लेके जाते थे, तो स्लेब अपने पास रखते थे, ओके। कृतदास जैसे स्लेब होते थे, या फिर कलर या वर्ण बेस्ड था, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम हमने वैदिक पीरियड में भी देखा है, 4 वर्ण का वर्ण सिस्टम है, जहाँ पे कर्म के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है, ओके। ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यज एंड शूद्रस, 4 वर्ण का डिवीजन हुआ है कलर के हिसाब से। कास्ट के बेसिस से बहुत सारे जो हम अपर
एजेस में गए तो वहाँ पे कास्ट सिस्टम के बेसिस पे बहुत सारे सब कास्ट और कास्ट सिस्टम पे हमारा अभी तुमने देखा होगा SC ST OBC जनरल ये सारे कास्ट सिस्टम के ऊपर अभी हमारा रिजर्वेशन भी मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पन टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उस पीरियड टाइम पे उनका सोशल सिस्टम कैसा था, सोसाइटी कैसे डिवाइड था, किसके बेसिस के ऊपर डिवाइड था बताओ। नहीं, स्लेव लेबर नहीं होगा, फेयरली एलिजिटेरियंस, ठीक है। तो मतलब सबको समानता अधिकार मिलता था, ओके। जिसको जैसा पोजीशन है उसके हिसाब से उनका एक्ट मिलता था, उनको उनके हिसाब से पोजीशन मिलता था या फिर रुतबा मिलता था, ठीक है। तो मतलब सबके साथ जैसे समान व्यवहार किया जा सके तो उस टाइप का व्यवहार करते थे, इक्वल, ठीक है। इक्वल राइट्स यहाँ पे मिलता था, ठीक है। अगर इक्वल राइट्स मिलेगा तो वहाँ पे उसको हम फेयरली एलिजिटेरियन व्यवहार कहेंगे। तो हड़प्पन सोशल सिस्टम कैसा था ना, फेयरली इक्वल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो व्हिच वाज द ओनली एंशिएंट साइट्स विद द आर्टिफिशियल ब्रिक्स, ओके, आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड्स कहाँ पे है, ओके, जो एंशिएंट साइट लोथल है या फिर कालीबंगन है या मोहनजोदार है या धोलावीरा है, कौन सा साइट में हमारा एंशिएंट ब्रिक्स मिला हुआ है, जो आर्टिफिशियल, ओके, ब्रिक डॉकयार्ड मिला हुआ है। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ आके रखता है, ठीक है। तुमने सुना होगा डॉकयार्ड मतलब जो समुद्र के किनारे होता है, समुद्र से पानी के जहाज से आता है, बहुत सारे सामान आता है। सबसे ह्यूज अमाउंट का गुड ट्रांसपोर्टेशन कौन से सेक्टर से होता है हमारा, ओके, वाटर सेक्टर में, ओके, वाटर वेज में, वाटर ट्रांसपोर्ट में होता है, ठीक है। तो डॉकयार्ड होता था आर्टिफिशियली, ओके, आर्टिफिशियल ब्रिक का डॉकयार्ड बनाया गया है पुराने टाइम पे। और कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन सा एंशिएंट साइट्स में, लोथल में या कालीबंगन में या फिर मोहनजोदारो में या फिर धोलावीरा में, कहाँ पे देखने को मिलता है बताओ, आराम से सोच के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, लोथल, ठीक है। तो लोथल एक इम्पोर्टेंट सिटी है जहाँ पे हमें ब्रिक का डॉकयार्ड देखने को मिलता है। ऐसे बहुत ही बड़ा सा डॉकयार्ड होता है जहाँ पे सामान को रखते हैं, ठीक है। तो सामान उतरता है क्योंकि पहले हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो कौन सा रूट में ज़्यादा डेवलप था ना, वाटर वेज में। अभी भी हमारा मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वाटर वेज पहले हुआ था, उसके बाद लैंड रूट बना था पहले, क्योंकि घना जंगल था बहुत सारी जगह पे। धीरे धीरे जंगल साफ करके हमने रोड बनाए माउंटेन को काट के, ठीक है। तो वाटर वेज में मैक्सिमम हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो उसके लिए एक बनना चाहिए था क्या, डॉकयार्ड, जहाँ पे कोई सामान आके लोड या अनलोड हो सके, ठीक है, तो वहाँ पे रख सके। तो लोथल में हमारा डॉकयार्ड था, इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड, जो कि आर्टिफिशियल ब्रिक से बना हुआ अभी जो हम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following dynasties is considered as the first establish a significant Muslim presence in India, ठीक है। कौन सा डायनेस्टी, ओके, मेडिएवल हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। हमने 10 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री कर लिए, 10 क्वेश्चन मेडिएवल करेंगे और 10 क्वेश्चन हम मॉडर्न का भी करेंगे, ठीक है। देखो, so which of the following dynasty is the considered as the first to be establish a significant Muslim presence, या फिर मुस्लिम रूलर का या मुस्लिम डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया इंडिया में, और कौन सा डायनेस्टी है, गुप्ता डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी या मुगल डायनेस्टी या राजपूत डायनेस्टी, कौन सा डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी नहीं, मुगल डायनेस्टी से पहले कौन सा डायनेस्टी आया था, दिल्ली सल्तनत, हाँ नहीं, गुप्ता डायनेस्टी तो एंशिएंट हिस्ट्री का हो गया। यहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, गुप्ता मुस्लिम नहीं थे, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का बिगिनिंग में हुआ था, ओके। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला ये स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, ही वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, ओके। ओके, मोहम्मद घोरी का ये स्लेव था, ठीक है। ये जब चला गया तो इसने अपना स्लेव को, कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे दिल्ली में छोड़ गया, तो उसने स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया। तो स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इसका सन इन लॉ आएगा इल्तुतमिश, उसके बाद उसका डॉटर रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ऐसे चलता है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशर कौन थे, स्लेव मतलब जो नौकर होते हैं, ओके, जिनको खरीद के लेके आते हैं, ओके। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का नौकर था, उससे फिर सन इन लॉ बन गया उसका डॉटर से शादी करके, ठीक है। तो इसीलिए इल्तुतमिश को एक टाइटल दिया जाता है स्लेव ऑफ स्लेव, ओके। क्योंकि कुतुबुद्दीन, ये मोहम्मद घोरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था कौन, इल्तुतमिश, इसलिए उसको स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं, ठीक है।
क्योंकि पहले जैसे मैंने बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो पहले लोगों को खरीदा जाता था मार्केट से, स्लेव अपने लिए नौकर खरीद के लेके आते थे, है ना। अभी जैसे हम सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं तो उस टाइम पे ऐसे लोगों को खरीदा जाता था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऑलरेडी इसका आंसर हम नियर अबाउट डिस्कशन कर दिए हैं, बाबर या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, दैट इज कॉल्ड मुगल। ओके, मुगल एम्पायर का फाउंडर है। ओके, तो मुगल एम्पायर का फाउंडर है बाबर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर है किसका ना, दिल्ली सल्तनत का, मतलब स्लेव डायनेस्टी का। ओके, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रोलर है। खिलजी डायनेस्टी को एस्टेब्लिश कौन किए थे, दैट इज कॉल्ड अलाउद्दीन खिलजी से पहले था हमारा, नहीं रे वो जो खिलजी कौन है, हुमायूं भी एक इंपॉर्टेंट रोलर है। बाबर के बाद क्या आएंगे, हुमायूं, बाबर के बाद हुमायूं आएंगे, उसके बाद अकबर, फिर शाहजहां, ठीक है, फिर उसके बाद जहांगीर। तो मुगल एम्पायर ये सिंक्रोनाइजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो बाबर मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशर था, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का एस्टेब्लिशर था, या फिर जो स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत का बिगिनिंग में हुआ था, ठीक है। Which of the following ruler is known as the अकबर ऑफ कश्मीर। इनमें से कौन सा रूलर को हम अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। कश्मीर का अकबर मतलब कश्मीर में एक वेल एस्टेब्लिश सिस्टम, क्योंकि मुगल डायनेस्टी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट या फिर गुड हम्बल किंग किसको माना जाता था, अकबर को माना जाता था, ठीक है। तो अकबर एक नोबेलेस्ट किंग माना जाता था अकबर को, ठीक है। तो नोबेलेस्ट किंग क्यों कहते थे, क्योंकि उसका बहुत सारे वाइज डिसीजन था इन रिलेटेड टू द, किसके रिलेटेड ना, सारे प्रजा के रिलेटेड, सारे लोगों को कैसे अच्छा रखेंगे। उनका बहुत ही जो रेवेन्यू सिस्टम वेल डेवलप था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छा था। नवरत्न थे उसके कोर्ट में जो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, ठीक है। तो कश्मीर में एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम किसने, जैसे अकबर की तरह कौन एस्टेब्लिश किया था, ओके, जैनुल, ओके, अब्दनी या फिर हुमायूं या जहांगीर या बाबर। नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जैनुल अब्दीन, ये ही करेक्ट ऑप्शन है, जो कि कश्मीर में इसको अकबर का टाइटल मिला था और द अकबर ऑफ कश्मीर इसको कहते थे। वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाएगा कोई जगह पे, तो मतलब एक टायर में अरेंजमेंट होगा। सबसे ऊपर है किंग, उसके बाद जो या फिर सूबा या सूबेदार, उसके बाद जो नीचे जो किंग्स होंगे, ओके, लोकल किंग्स होंगे, वो उनको डिफाइन करेंगे। तो मतलब ऐसे टायर में अरेंजमेंट था, ठीक है। जिसके कारण पावर डिवाइड रहेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जितना वेल रहेगा तो कंट्री उतना अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जहाँ पे पावर को डिवाइड कर दिया गया, शेयरिंग कर दिया गया, जब पावर शेयरिंग हो जाता है तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो जैनुल अब्दीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं, ओके। ही वाज कंसिडर्ड द किंग ऑफ अकबर लाइक किंग, ओके, इन द कश्मीर। दिल्ली सल्तनत कब एस्टेब्लिश हुआ, द क्वेश्चन है। द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1206 में, 1526 में, या 1600 एडी में, या 1707 एडी में। दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश कब हुआ, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1206 में, ओके, 1206 में दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिश हुआ, 1206 एडी में, ठीक है। चला कब तक था ना, 1526 तक, ओके, 1526 तक चला। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद कौन आ गए, हमारे मुगल, ठीक है, बाबर आ गया, ठीक है। तो 1526 से लेके 1600 तक चलेगा हमारा मुगल सल्तनत। फिर 1600 के बाद, ओके, मुगल सल्तनत डिक्लाइन होने के बाद कौन एस्टेब्लिश हो जाएंगे ना, आ जाएंगे अंग्रेज, ठीक है। तो सर थॉमस रो जहांगीर को परमिशन मांगेंगे ग्रेट अपना एस्टेब्लिशर करने के लिए, अपना जो वाणिज्य का जो होता है हाउस है वहाँ पे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा करना स्टार्ट कर देंगे, फिर मुगल सल्तनत डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1206 में। 1206 से लेके 1526 तक ये चला था हमारा दिल्ली सल्तनत। तो 1526 से लेके 1600 तक चला था हमारा मुगल, ओके। उसके बाद 1600 से लेके कब तक चला ना, 1947 तक चला, किनका ना, अंग्रेज, ओके, इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स।
ओके, ये एस्टैब्लिशर पूछ लेता है कभी कभी, देख लेना। तो 1206 से लेके 1526 AD तक चला हमारा दिल्ली सल्तनत। ओके, देन 1526 से लेके 1600 तक चला हमारा मुगल सल्तनत, एंड 1600 से लेके 1947 टिल इंडिपेंडेंस तक चला हमारा ब्रिटिश या इंग्लिश लोगों का। दिल्ली सल्तनत। ओके, वहाँ पे 5 डायनेस्टी है। ओके, स्लेव डायनेस्टी, देन हमारे तुगलक डायनेस्टी, देन हमारे लोधी डायनेस्टी, देन हमारे कौन थे, ऐसे 5 डायनेस्टी थे, तो उसमें रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो 5 डायनेस्टी वहाँ पे एस्टेब्लिशर थे। 1206 से लेके 1526 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, ओके, सिपाही शाही, जिसको हम रॉयल आर्मी और रॉयल आर्मी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिपाही शाही या फिर रॉयल आर्मी, कौन सा रूलर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे ये कॉन्सेप्ट, जहाँ पे रॉयल आर्मी बनना है, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। ओके, इसको किसने एस्टेब्लिश किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल आर्मी? बलबन नहीं, बताओ रॉयल आर्मी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, लेकिन उसको कंट्रोल तो नहीं कर पाया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक का नाम ज़्यादा आता है। मोहम्मद बिन तुगलक को हम क्या कहते हैं, संकी राजा या पागल राजा कहते हैं। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम उसने इधर उधर का सिस्टम किया है। दोआब रीजन में उसने टैक्स इंक्रीज करा दिया, जिस टाइम पे वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा था। ठीक है, वहाँ पे अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चल के जाना पड़ा, तो बहुत इसीलिए बहुत सारे उसका जो टोकन करेंसी का इंट्रोड्यूस कर दिया था उस टाइम पे, जिसके कारण ब्रॉन्ज करेंसी जो था तो सिल्वर और ब्रॉन्ज, सिल्वर के बदले या गोल्ड और सिल्वर के बदले, जिसके कारण बहुत सारे पायरेसी होने लगा उस पीरियड टाइम पर। ठीक है, तो बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को हम पागल राजा बोलते हैं। ओके, फॉलिस किंग भी कहते हैं। ठीक है, तो रॉयल आर्मी को इसको मेंटेन कर रहा था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उसने उसका था, लेकिन लेटर पार्ट उसको इंट्रोड्यूस मतलब आगे चला नहीं पाया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का रेवेन्यू मतलब जो टैक्स आता था। ओके, जो टैक्स आता था, जो पैसा आता था उनको, वो कौन सा सोर्सेज सबसे ज़्यादा आता था? ट्रेड से, बिजनेस से, एग्रीकल्चर सेक्टर से, द माइनिंग से, ना इंडस्ट्री से, कौन सा सेक्टर से उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था? ठीक है, तो इंडिया हमारा कौन सा सेक्टर का ज़्यादा है ना? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जब अंग्रेज भी थे तो उस टाइम तक भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे मेन रेवेन्यू का सोर्सेस हुआ करता था। अभी हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम डेवलप हो गया है वो टर्शियरी सेक्टर में डेवलप हो गया है, तो अभी भी हम मैक्सिमम पार्ट में लोग डिपेंड करते हैं जो रूरल एरिया में, वो कौन से सेक्टर के ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हमारा मेन पार्ट है। तो दिल्ली सल्तनत में जो रेवेन्यू आता था, जो पैसा आता था उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राज्य चलाने के लिए, तो ज़्यादा कौन से सेक्टर से आता था? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज मोस्ट वाइडली स्पोकन एंड यूज इन दिल्ली सल्तनत एरा? तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे तो मोस्टली कौन सा लैंग्वेज को, ओके, व्हिच लैंग्वेज को, कौन सा लैंग्वेजेस को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था उनके पीरियड ऑफ टाइम पे? ठीक है, संस्कृत यूज़ करते थे, या हिंदी को, या उर्दू को, या पर्शियन को? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो लोग यूज़ करते थे, तो जो मुस्लिम रूलर्स थे उस टाइम पे, तो कौन सा लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते थे? तो कौन सा होगा, बताओ? पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, तो पर्शियन कंट्री से आए थे जो हमारा अफगानिस्तान साइड से। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे दिल्ली सल्तनत पीरियड ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा पर्शियन लैंग्वेज का यूटिलाइज होता था। सेकेंडली उर्दू यूज़ होता था। हिंदी और संस्कृत और हिंदी ये यूज़ होता था किस पीरियड ऑफ टाइम पे? हमारा वैदिक पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो संस्कृत सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज था वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक पीरियड में उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज से निकला हमारा तो देवनागरी स्क्रिप्ट, हमारी हिंदी। ठीक है, ये निकला, उसके बाद यूटिलाइज हुआ। अभी तो हिंदी हमारा कंट्री का नेशनल लैंग्वेज हम कहते हैं, हिंदी को सब जानना चाहिए सबको। ओके, तो संस्कृत वैदिक लैंग्वेज सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है, लेकिन मुगल पीरियड ऑफ टाइम पे, सॉरी दिल्ली सल्तनत पीरियड ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लैंग्वेज या फिर कोर्ट लैंग्वेज कह सकते हैं, तो कोर्ट लैंग्वेज क्या था ना? पर्शियन था। ठीक है, तो पर्शियन ज़्यादा वो यूज़ करते थे। हु इज़ नोन फॉर हिज तुगलकनामा? ओके, तुगलकनामा किसने लिखा हुआ है? ठीक है, अमीर खुसरो ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, ना मोहम्मद बिन तुगलक ने, ना बलबन ने। ठीक है, तुगलकनामा इसको ये किसके बारे में लिखा गया है? ना तुगलक डायनेस्टी के बारे में। ओके,
तुगलक डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है। ओके, इसको लिखा कौन है? एक फेमस पोइट। यहाँ पे एक पोइट कौन है बताओ? सी मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं, अमीर खुसरो। ओके, अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है तुगलकनामा। जो सारे तुगलक डायनेस्टी के जितने सारे किंग है वो मोहम्मद बिन तुगलक हो, फिरोज शाह तुगलक हो। ओके, तो जितने सारे तुगलक किंग थे उनके बारे में या उनका राज्य शासन के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, किसने मेंशन किया हुआ है? अमीर खुसरो ने अपना राइटिंग्स तुगलकनामा में मेंशन किया हुआ है। उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा था, उनका रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, उनका एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, तो सारे बारे में उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपना एक बुक राइटिंग्स में, जिसको हम तुगलकनामा के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो, हाँ, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एरा। तो दिल्ली सल्तनत टाइम पे मेन फीचर्स क्या है? आर्किटेक्चरल, ठीक है। तो उस टाइम पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, जो मंदिर है या मस्जिद है, तो मैक्सिमम उस टाइम पे मस्जिद या फिर गम्बूज बनाते थे, तो उनका जो स्टाइल था वो कैसा था? यूज ऑफ आर्क्स एंड डोम्स, आर्क और डोम्स का यूज करते थे ऐसे, ना फिर यूज ऑफ इंट्रिकेटेड कार्विंग एंड पेंटिंग्स। तो अंदर वाले हिस्से में जो इंट्रिकेटेड कार्विंग करते थे, मतलब यहाँ पे पेंटिंग करते थे वॉल में, इस टाइप का दिखता था। ना यूज ऑफ कॉलम्स एंड पिलर्स, या फिर पिलर्स से बनाते थे कॉलम्स, उसके ऊपर छत डाल के ऐसे बनाते थे। ना यूज ऑफ पॉइंटेड आर्क्स, ना आर्क जो बनाते थे उसका ऐसे पॉइंटेड हुआ करते थे, इस टाइप का हुआ करता था। तो किस टाइप का उनका आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा था बताओ? पिलर? नो, पिलर नहीं होगा, पिलर स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। दिल्ली सल्तनत टाइम पे जितने सारे तुमने मस्जिद देखा होगा वहाँ पे उनका कैसे होता है स्ट्रक्चर? ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ताजमहल का भी तुम स्ट्रक्चर देखना ऐसे बनता है, ठीक है। तो मतलब वहाँ पे आर्क बनाते थे, मतलब ऐसे गोलाकार आर्क बनाते थे, उसके साथ साथ डोम शेप होता था, ठीक है। उनका जितने सारे गम्बूज होते हैं, ठीक है, हमारा जितने सारे मस्जिद होते हैं, तो सारे वो कौन सा स्टाइल फॉलो करते हैं? आर्क्स एंड डोम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ए ऑप्शन होगा, ठीक है। दिल्ली पीरियड ऑफ टाइम पे, दिल्ली सल्तनत पीरियड ऑफ टाइम पे आर्क एंड डोम जो उनका आर्किटेक्चर स्टाइल था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द दिल्ली सल्तनत? ओके, ये इजी क्वेश्चन है, एवरीवन कैन एबल टू आंसर इट। दिल्ली सल्तनत पीरियड के टाइम के बाद कौन सा सल्तनत इंडिया में रूल करता था? मुगल, राजपूत या विजयनगर या फिर बोथ ए एंड सी? कौन सा रूल करता था? मुगल डायनेस्टी रूल करता था, ठीक है। तो मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिशर कौन थे? ना बाबर, ओके, यस। बाबर को बुलाया गया था इंडिया में, ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली सल्तनत को लास्ट जो लोधी डायनेस्टी का फिनिश करने के लिए, ओके, बहादुर लोधी को हटा के बाबर को यहाँ पे एस्टेब्लिश कराया गया। तो मुगल डायनेस्टी का एस्टेब्लिशर कौन थे? तो हमारा बाबर, जो दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1526 में। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मर्ज्ड विथ कांग्रेस इन 1886? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था 1886 में? कांग्रेस एस्टेब्लिश जो हमारा हुआ था, ओके, कांग्रेस एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1885 में। किसने एस्टेब्लिश किया था? ए.ओ. ह्यूम ने, ओके, ए.ओ. ह्यूम, हाँ, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, 1885 में। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे 1886 में, ओके, कांग्रेस के साथ या इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या इंडियन लीग? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? नो, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। तो कांग्रेस के साथ मर्ज होने वाला इंस्टीट्यूशन क्या था? या फिर तो था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है। ये मर्ज हो गया था किसके साथ? हमारा कांग्रेस के साथ, जो बाद में इसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करता था, ठीक है। उस पीरियड टाइम में ब्रिटिश लोग हमें अपना अधिकार नहीं देते थे, तो हमें अपना अधिकार के लिए उनको उनके पास मांग रखना पड़ता था, हमारा, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता था। तो कांग्रेस के जितने सारे लीडर थे वो उस टाइम पे वो काम करते थे, ठीक है। देखिए, नाना साहेब लीड द रिवोल्यूशनरीज इन 1857, ठीक है, फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट कहते हैं या फिर सिपोय म्यूटिनी कहते हैं, ओके, कहते हैं नहीं, ओके, सिपोय
म्यूटिनी। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो नाना साहेब थे वो कौन सी जगह से यहाँ पे इसको क्या करते लीड कर रहे थे 1800 या सिपाही म्यूटिनी जो इंग्रेज के अगेंस्ट में था, तो उसको लीड कहाँ से करते थे, ग्वालियर से या मेरठ से, कानपुर से या लखनऊ से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, कानपुर, कानपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मतलब कानपुर से नाना साहेब लीड करते थे, ग्वालियर से कौन लीड करता था, रानी लक्ष्मीबाई। ओके, लक्ष्मीबाई। ठीक है, गंगाधर राव का पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, ओके, जिनको हम झांसी के रानी कहते हैं, ग्वालियर से ये लीड करते थे। मेरठ से लीड करते थे हमारे तांतिया टोपे। ओके, तांतिया टोपे ये मेरठ से लीड करते थे, जो पेशवा बाजीराव सेकेंड का एडॉप्टेड सन थे, तांतिया टोपे। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस से उस टाइम पे जो 1800 जो 57 का रिवोल्ट था, सिपाही म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसको ग्वालियर से लीड करते थे रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ से तांतिया टोपे, कानपुर से नाना साहेब एंड लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, तो इसका एक डिमेरिट्स क्या था, तो इस पीरियड टाइम में जो भी हमारा जो सिपाही म्यूटिन था तो अलग अलग रीजन में हुआ था, तो सारे राजा को बीच में या फिर सूबेदार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, सब चाहते थे ये इसको हरा देने से इसको ये वाला चीज़ मिल जाएगा, तो सब यूनाइटेड नहीं थे, सब कंट्री के लिए नहीं लड़ते थे, अपने रीजन को ब्रिटिश से बचाने के लिए लड़ते थे। ठीक है, इसीलिए इसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया, तो बोले हम एक साइड में हो गए, इसके साइड में हो गए, तो बोले इसको अगर हराने में आप हमारे मदद कर देंगे तो ये वाला राज्य आपके साथ में हो जाएगा। ठीक है, बाद में इसका मदद लेके दूसरे राजा को मार दिया, फिर इसको भी मार दिया, तो दोनों राजा अभी इसका टेरिटरी में चला गया, ब्रिटिश के टेरिटरी में। ठीक है, तो ब्रिटिश हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ज़्यादा फॉलो करते थे। हाँ, लखनऊ से लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, हजरत महल, यस। ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ से तांतिया टोपे, नाना साहेब कानपुर से, और लखनऊ से बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट तो ऑल इंडिया ओके किसान सभा which was the first peasants organizations of India that constituents of which year। ठीक है, जो पहला peasants लोग मतलब जितने सारे जो लोग लेबर का वर्क करते हैं यहाँ पे जो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन या पहले कौन सा साल में यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था, 1920 में, 1936 में, 1942 में ना 1945। किसान पीजेंट्स के लिए जो सभा बना था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, कब हुआ था, 1936 में, 1920 में, ओके, 1920 में बना था। ओके, ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है, इसको 1920 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो सारे किसान लोगों के वेलफेयर के लिए। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेड पोस्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एट। इंग्लिश का जो ट्रेड पोर्ट है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश किया था अपना ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, ईस्टर्न वाला हिस्से में, मतलब हमें इंडिया का ईस्टर्न वाला साइड, ये वाला तो मान लो इंडिया है, ठीक है, इसका ईस्टर्न कोस्ट में जो अपना ट्रेड को एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो अपना एक डिपोर्ट सेंटर बनाते थे, वो कहाँ पे बनाए थे, मद्रास में बनाए थे, पुलिकेट में बनाए थे, या मछलीपट्टनम में बनाए थे, या भाईजाग में बनाए थे, कहाँ पे बनाए थे, ईस्टर्न पोर्ट में, ईस्टर्न वाला। मद्रास वहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में नहीं है, बताओ, ओके, भाईजाग तो हमारा साउदर्न पार्ट में है, तो कौन सा होगा, मछलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम भी इसे कहते हैं, ठीक है, मछलीपट्टनम। यहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे इंग्लिश लोग अपना ट्रेड सेंटर या ट्रेड पोस्ट एस्टेब्लिश किए थे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वो क्या होगा, मछलीपट्टनम, या फिर इसका मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ज़्यादा वहाँ से यहाँ पे मछली पकड़ा जाता था, ठीक है, इस साइड से, इसलिए इस जगह को मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम दिया गया है, ठीक है। देखो, इन व्हिच ईयर ओके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस टुक प्लेस, ओके, कौन सा साल में, तो स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट मतलब यहाँ पे तोड़ा गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन सा साल में हुआ था, 1920s में, 1925 में, 1929 में या 1935 में, ठीक है। कब इसको तोड़ा गया था, स्प्लिट हुआ था ट्रेड यूनियन 1925, बहुत अच्छा, ठीक है, तो 1925 में इसको पहले तोड़ा गया था। ऑल इंडिया जो हमारा ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इसको स्प्लिट किया गया था 1925, ठीक है। देखो, इन व्हिच ऑफ द लैंग्वेज ओके महात्मा गांधी पब्लिश न्यूज़पेपर विद द नेम ऑफ हरिजन, ठीक है, तो हरिजन
नाम का जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे महात्मा गांधी, ठीक है, इनको हम और राष्ट्रपिता के नाम से अभी संबोधित करते हैं, ठीक है। उनका कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन रिवॉल्यूशनरी की बहुत है, ओके। हमारा जो इंडिपेंडेंस के लिए इंग्लिश में बनता था या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में, या हिंदी इंग्लिश गुजराती में, तीनों गुजराती या फिर इंग्लिश गुजराती, डी ऑप्शन, ओके। तीनों लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में और गुजराती लैंग्वेज में, ठीक है। तो तीनों लैंग्वेज में हरिजन जो पत्रिका था इसको पब्लिश करते थे महात्मा गांधी, ठीक है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या था, उस टाइम पे जो लोगों के पास अपने न्यूज़ पहुंचाने या खबर पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर ही एक अभी माध्यम था। अभी तो हमारे पास इंटरनेट है, 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ न्यूज़ वायरल हो जाता है, ठीक है। इंटरनेट का सोर्सेज बहुत ही फास्ट हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो उसको और कौन सा लेवल पे लेके गया है, ठीक है। तो पहले टाइम पे न्यूज़पेपर ही उपलब्ध सोर्स हुआ करता था, और उसके बाद रेडियो, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में हरिजन का जो पत्रिका है उसको महात्मा गांधी पब्लिश कराते थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया यूज टू राइट पोएम्स विद द पेन नेम ऑफ, ओके, ओनेम मेरिट, ओके, मेरिट। तो ओनेम मेरिट के नाम से, या फिर जो पेन नेम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, छद्म नाम, ओके, उस नेम से, ओके, अपना जो पोएम लिखते थे लॉर्ड नॉर्थरब्रुक, ना लॉर्ड लिंटन, ना लॉर्ड रिपन, ना लॉर्ड डॉफ्रिन, कौन लिखते थे अपना पेन नेम, ओके। वाइसरॉय जो कौन सा वाइसरॉय है इंडिया का जिन्होंने अपना पेन नेम, ओके, ओनेम मेरिटिट्स के नाम से लिखते थे, एक लॉर्ड लिटन, ओके, लॉर्ड लिटन लिखा करते थे, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे राइटर्स भी थे उस टाइम पे, ठीक है, और वाइसरॉय भी इंडिया का थे। द कॉर्न रिवोल्ट 1846 में हुआ था। कॉर्न रिवोल्ट इन 1846 अगेंस्ट द ब्रिटिश वाज लेड बाय, इसको कौन लीड किए थे, चौकरा बिश्नोई या अलूरी सीतारामन राजू, या फिर गौतम कन्वर, या फिर गोविंद गुरु, किसने इसको लीड किया था, ठीक है। कौन रिवोल्ट, कौन लोगों का रिवोल्ट है, ये रिलेटेड हमारा स्टेट का ही है, बताओ कौन सा, दैट इज कॉल्ड ओडिशा में इसको बिगनिंग किया गया था। इसको लीड कौन कर रहे थे, चौकरा बिश्नोई एंड दोरा बिश्नोई, इनका नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसको लीड कर रहे थे चौकरा बिश्नोई, ओके, बिश्नोई कम्युनिटी का ये रिवोल्ट है, ठीक है। चौकरा बिश्नोई एंड दोरा बिश्नोई, ये दोनों रिवोल्ट, इसको कौन रिवोल्यूशन या कौन लोगों का एकत्र करके इनको अंग्रेजों के अगेंस्ट में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट शुरू किए थे 1846 में, ठीक है। उसको कौन रिवोल्ट के नाम से जानते हैं, इसको लीड कौन कर रहे थे ना, चौकरा बिश्नोई, ओके, बिश्नोई या बिश्नोई। Last 2 questions. Yes, देख, who form a formidable arms को formidable arms groups किसने यहाँ पे फॉर्मेशन किया था, ओके, leads to several attacks against the British during the first, okay, Rampa rebellions between the 1839 to 1848, 1839 और 1848 के बीच में जो हमारा रंपा रिबेलियन हुआ था, ओके, रंपा रिबेलियन जिस टाइम पे हुआ था, इसको लीड करने के लिए अपने पास एक आर्मी किसने रखा था, ओके, करम तमन्ना दोरा ने रखा था, या करम स्वामी दोरा ने, ना मोतीधर, ओके, बंदपल्ली ने रखा था, या मुगल्स मनसबदर ने रखे थे, बताओ। Who formed the formidable armed groups and led the several attacks against the Britishers, किसने रखा था, दैट इज द करम तमन्ना दोरा, ठीक है। ये जो दोरा बिश्नोई हमें अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ये कम्युनिटी का लीडर है। तो 1839 से लेकर 1848 तक जो रिवोल्ट चल रहा था, ओके, रंपा रिबेलियन, इसको लीड करने के लिए या फिर अपने पास एक प्रोटेक्शन के लिए जो आर्मी हुआ करता था, आर्मी का ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, तो उसको जिसे करम, ओके, तमन्ना दोरा इसको लीड करते थे या फिर उसको अपने पास रखे थे। Who was the Governor General of British India when Indian National Congress was founded in 1885? इंडियन नेशनल कांग्रेस जब एस्टेब्लिश हुआ 1885 में, ओके, एओ ह्यूम के द्वारा, उस पीरियड ऑफ टाइम पे इंडिया में गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश लोगों का, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डॉफ्रिन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लिंटन, उस टाइम पे कौन थे, नहीं, कौन सा ऑप्शन बताओ, लॉर्ड कैनिंग या डॉफ्रिन, रिपन या लिंटन, कौन है, बी ऑप्शन, लॉर्ड डॉफ्रिन, ठीक है। उस पीरियड ऑफ टाइम पे लॉर्ड डॉफ्रिन इंडिया का गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस पीरियड ऑफ टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन जिस टाइम पे थे, उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, उस टाइम पे लॉर्ड डॉफ्रिन थे।
ठीक है, इसलिए इंडिया का डिवाइड होकर जो इंडिया पाकिस्तान बना उस कौन सा प्लान कहते हैं, माउंटबेटन प्लान कहते हैं, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये आज का था टॉप 20 क्वेश्चन, सॉरी टॉप 30 क्वेश्चन RRB LLP का 2025 में नियर आने वाला इस टाइप के क्वेश्चन चेक करिए। ये हमारा कोई सोशल मीडिया हैंडल्स है, ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम है, या एंड्रॉयड ऐप है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस के लिए, ठीक है। ये इसके लिए आज का क्लास आपको कैसा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।